Hi everyone, welcome to BitScience Academy. So in this video, we are going to see the border tension between the Kazakhstan and Tajikistan. So आप जैसे जानते हो कि कजाकिस्तान एंड तजाकिस्तान जो कि दो नेशन है जो प्रीवियसली यूएसएसआर के पार्ट थे, उनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया है और उसके को लेकर के बहुत सारे जो दोनों वो आर्मी उनके बीच में क्लैशेस हुई हैं और अभी तो सीज फायर स्टैब्लिश कर दिया गया है। लेकिन इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो लैंड डिस्प्यूट है बिटवीन दी कजाकिस्तान और तजिकिस्तान, उसको हम लोग देखेंगे और इंडिया का जो इंटरेस्ट है इन सेंट्रल एशिया उसको हम लोग ब्रॉडर वे में देखेंगे। सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी मनीष चौधरी एंड यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल BitScience Academy to make your preparation for UPSC and state PCS examination. So let's start this lecture. So this is some of the article जो कि न्यूज़ में आए हैं to this news, जैसे तुम्हारा deadly fighting of Kazakhstan Tajikistan border kills at least 31, and this is the article of the Hindu says Kazakhstan Tajikistan seek to easy cross border tension. So उनके बीच में जो बॉर्डर है उसको लेकर बहुत टेंशन हो गई है और दोनों के आर्मी के बीच में क्लैशेस हो रही है जिनमें लगभग 31% जो है वो किल्ड है और 175 लगभग इंजर्ड हुए हैं और लगभग 10,000 लोगों को जो बॉर्डर एरिया है उसमें इवैक्यूएट कर दिया गया है। ठीक है, सो दिस इज द डिप्लोमेट का आर्टिकल का। इसमें बोला गया कि अनदर इंसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान तजिकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट। यहाँ पर यहाँ देखोगे तो ये है तजिकिस्तान और ये है कजाकिस्तान और यहाँ एक डिस्प्यूटेड एरिया है, हम लोग आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। और आप एक शॉर्ट क्लिप्स आप देख सकते हो कि इसमें कैसे जो क्लैशेस बिटवीन दिस तजिकिस्तान एंड कजाकिस्तान की जो मिलिट्री है उनके बीच में क्लैशेस हो रही हैं। और इसमें आप देख सकते द इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ कजाकिस्तान इज फायरिंग एट द फोर्सेस ऑफ तजिकिस्तान। सो जो कजाकिस्तान की जो फोर्सेस है वो तजिकिस्तान की फोर्सेस पर फायरिंग कर रही है। आप ये एक छोटी सी क्लिप है, आप इसको देख सकते हो। So at least 31 people have been killed, scored injured and लगभग 10,000 people से वो evacuated कर दिए गए after the water dispute led to some worse clashes in the year of the disputed Kazakhstan and Tajikistan border. So Kazakhstan and Tajikistan border के बीच में जो dispute हुई है over this water dispute area, ठीक है, सो उसके कारण बहुत सारे लोगों ने अपने जान को खोया, लगभग 31% वर किल्ड एंड उसमें लगभग 10,000 लोगों को ये जो बॉर्डर एरिया है, ये जो टेंशन एरिया है उसमें से हटा दिया गया है। ठीक है, सो द क्लैशेस बिटवीन दिस कजाकिस्तान तजिकिस्तान ओवर दिस कॉमन वाटर सोर्सेस एट द बॉर्डर लेफ्ट डजन डेड एंड 100 अदर इंजर्ड। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। The latest border tension between the two Central Asian nations could have implication on the India's strategic interest. So India की जो भी strategic interest है इन Central Asia region में, उसको ये जो clashes हुई हैं between these countries, उसका impact इंडिया की जो interest है उस पर हो सकती है। सो इसको हम लोग देखेंगे इन अ वेरी डिटेल मैनर कि क्या क्या इंडिया के इंटरेस्ट है सेंट्रल एशिया रीजन में और क्या क्या इम्पैक्ट होगा इस बॉर्डर टेंशन बिटवीन दिस Kazakhstan and Tajikistan. So in the latest news, at least 49 people were killed in a clash along with the disputed section of the Kazakhstan and Tajikistan border. So लगभग 45 people were killed. ठीक है, 49 लोगों ने अपना जान खोया है in Kazakhstan Tajikistan border dispute में, and the number of Kazakhstan citizens who died in the armed forces conflict in the Kazakhstan Batkan region. ये जो रीजन कजाकिस्तान के जो बतकन रीजन में है वो जो डिस्प्यूटेड एरिया उसमें लगभग बहुत सारे लोगों से अपना जान खोया, लगभग 34% ने अपना वो उसमें उन्होंने अपना जान को खोया है और लगभग 173% से वो इंजर्ड हुए हैं। और ये किसने बोला? ये कजाकिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है। ठीक है, so meanwhile the number of Tajik who lost their lives in the conflict reached 15, including 7 soldiers according to media reports. So media के reports, so ताजिकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी तक ये क्लेम नहीं करा है कि हमारे कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन उन मीडिया के रिपोर्ट से ये आया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है उसमें ताजिकिस्तान के भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं। और इसमें भी बोला गया कि ताजिकिस्तान में लगभग 15 लोगों ने अपने जानों को खोया और लगभग 90 पीपल्स वो इंजर्ड हुए हैं। सो द वायलेंस दैट स्टार्टेड ऑन वेडनेसडे बिटवीन द ताजिकिस्तान एंड कजाकिस्तान centered on the control over this local water dispute network
ठीक है। सो ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है उसके ऊपर ये जो डिस्प्यूट अराइज हुआ। ठीक है। सो द सर्विलेंस इक्विपमेंट वाज इंस्टॉल्ड बाय द ताजिक ऑफिशियल एट द गोलोवनी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर which Kazakhstan says is located in an area where sovereignty is yet to decide. So क्या हुआ कि ताजिकिस्तान के जो ऑफिशियल्स थे वो उन्होंने ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंट्रोल है उस पर सर्विलेंस सिस्टम इक्विपमेंट लगा दिया। तो कजाकिस्तान का ये बोलना है कि ये जो वाटर डिस्प्यूट जो हुआ है और जो ये डिस्प्यूट हुआ है वो बेसिकली तजाकिस्तान ऑफिशियल के कारण हुआ, क्योंकि उन्होंने ये सर्विलेंस सिस्टम यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो अभी वाटर जो जहाँ से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बेसिकली अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि किसके अंडर में आती है। ठीक है। अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है कि इसके ऊपर किसकी सॉवरेंटी है। सो ये बात बोली गई है। And the Tajikistan border dispute had initially begun with April 28 between the civilian population who threw a stone at each other over the Tajik surveillance at the water facility near the border. So बॉर्डर के पास जो वहाँ के जो लोकल पीपल्स थे उन्होंने क्या देखा कि जो ताजिकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने सर्विलेंस सिस्टम को लगा दिया है, और वहाँ के जब लोकल पीपल जब उनको एक्सेस करने के लिए गए हैं कजाकिस्तान के तो उनके ऊपर उनको रोक लगा दिया गया। तो उसके बाद में जो लोकल पीपल उनके बीच में क्लासेस स्टार्ट हो गई। ठीक है। और उन्होंने एक दूसरे पर पथराव स्टार्ट कर दिया, और इसके बाद जो दोनों कंट्री के जो आर्मीज थे उनको उन्होंने ज्वाइन कर लिया और अभी ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लिया। ठीक है। द क्लेम डाउन द बोथ गवर्नमेंट एग्री टू सीज फायर। सो अभी तो सीज फायर की गई है और लगभग 10,000 जो सिटीजन है जो कजाकिस्तान के एरिया के उनको वहां से हटा दिया गया है। सो द कॉन्फ्लिक्ट रिवॉल्व अराउंड दी वाटर सप्लाई फैसिलिटी नियर दी विलेज ऑफ कोकतास। तो ये जो विलेज ऑफ कोकतास है यहाँ वाटर सप्लाई जो फैसिलिटी है उसके ऊपर ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई है। सो ताजिक ऑफिशियल्स ट्राइड टू इंस्टॉल देयर गवर्नमेंट सर्विलेंस इक्विपमेंट विच अर्लियर दे हैड एग्रीड टू रिमूव। सो अर्लियर क्या थे कि ताजिकिस्तान के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये एग्री करा था कि वो जितने भी उन्होंने गवर्नमेंट के जो सर्विलेंस सिस्टम है जिसको उन्होंने इक्विपमेंट वहाँ लगाया है उसको हटा लेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज़ से भी एग्री नहीं किया, तो इसको लेकर के ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है। सो द डिस्प्यूट ओवर दिस फैसिलिटी प्रीडेट द इंडिपेंडेंस ऑफ टू कंट्रीज। ठीक है। सो एज आई सेड कि जो यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में, सो उसमें बहुत सारे नेशन जो इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या हुआ कि उनका जो बाउंड्री था वो पोरस बाउंड्री है। ठीक है। उनका जो बाउंड्री वो मतलब अच्छा से डिफाइंड नहीं है। जैसे ब्रिटिशर जब इंडिया को छोड़ के गए तो इंडिया और चाइना के बीच में ये जो बॉर्डर जो था उसको एक्चुअली से क्लियरली डिफाइन नहीं करके गए। इसके कारण आज भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, फिर हम लोग का अभी लद्दाख में जो गलवान वैली है वहाँ हुआ। ठीक है। सो वही यहाँ हो रहा है जिससे इंडिया और चाइना में पैंगोंग लेक को लेकर हुआ। वैसे ही यहाँ कजाकिस्तान या तजाकिस्तान में जो वाटर सप्लाई जो यूनिट है, वाटर सप्लाई जो एरिया है उसको लेकर के हुआ है सर। ठीक है। सो यूएसएसआर का जो कलेक्शन हुआ 1981 में, बहुत सारे कंट्रीज हैं अब जैसे देख सकते हो, जैसे लुथनिया है, लातविया है, बेलारूस है, ठीक है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान। तो ये सभी जो एरिया, ये जो कंट्रीज है ये पहले 1991 में के पहले यूएसएसआर के पार्ट थे, और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उनका कॉलेप्स हुआ, उसके बाद ये नेशन एग्जिस्टेंस में आए, लेकिन उनका जो बाउंड्री था वो बहुत ही क्लियरली डिफाइंड नहीं था, और जिसके कारण उनके बीच में हमेशा क्लैशेस होती हैं। ठीक है। सो दैट डिस्पाइट द बॉर्डर मैनेजमेंट विद चाइना, सेंट्रल एशियन नेशन डू नॉट शेयर एनी बाउंड्री एग्रीमेंट विद देमसेल्व्स। सो चाइना के साथ आप देखोगे तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनका बॉर्डर एग्रीमेंट है, लेकिन अपने खुद के नेशन के बीच में उनका कोई भी बाउंड्री एग्रीमेंट नहीं है। एंड एडिशनली जो वाटर सिक्योरिटी जो आप देखोगे जो सेंट्रल एशिया रीजन में, वो बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि आप अगर सेंट्रल एशिया के रीजन को देखोगे तो ये बहुत ही, जैसे लद्दाख रीजन है वैसे ही हमारा जो सेंट्रल एशिया रीजन है वो एक लैंडलॉक रीजन है, और यहाँ जो क्लाइमेट चेंज है वहाँ वन ऑफ दी बिगेस्ट इम्पैक्ट यहाँ पड़ती है। ठीक है। सो एडिशनली वाटर सिक्योरिटी इज अ बिग इशू in the landlocked Central Asia region with 90% of the RLC where the region major rivers end having dried। जो RLC है, ठीक है, ये जो RLC आप यहाँ देख रहे हो,
सो एरल सी में जो जितनी भी सेंट्रल एशिया के जो भी बहुत मेजर मेजर जो रिवर्स हैं वो यहाँ आकर गिरते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो एरल सी का वाटर लेवल वो खुद रिड्यूस हो गया। आप अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ 1960 में एरल सी लगभग बहुत ही वाटर बहुत ही यूज था। फिर धीरे धीरे उसका जो वाटर लेवल वो कम होते गया। 1970 में इतना हुआ, 1976, फिर 1989, 2006 में आप देखते हो इतना मेजर एरिया वाटर लेवल घट गया। और 2010 में तो लगभग एरल सी पूरा सूख गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको पिक्चर भी दिखाएंगे। सो आप जिसे बोलो कि वाटर सिक्योरिटी, जो वाटर जो है वो बहुत ही हाई, मतलब हाई वैल्यू रिसोर्सेस है। आप पेट्रोलियम के बिना रह सकते हो, आप खाना के बिना रह सकते हो, लेकिन वाटर के बगैर आप सर्वाइवल नहीं कर सकते हो। और जो ये सेंट्रल एशिया कंट्रीज है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है। सो उनको अगर वाटर एक्सेस करना होगा तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप अगर तो देखोगे तो ये इधर रशिया है, ठीक है। तो लेकिन ये तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो अगर इनको वाटर एक्सेस करना है तो उनके पास जो रिसोर्सेज है बहुत लिमिटेड है। और दैट इज व्हाई दे आर फाइटिंग फॉर दिस लिमिटेड रिसोर्सेज। सो द अपस्ट्रीम नेशन ताजिकिस्तान एंड कजाकिस्तान आर नॉट एज नेचुरली एंडोर्ड विद द ऑयल फील्ड एज सच देयर डाउनस्ट्रीम नेबर्स। सो जो भी डाउन में जो जो ये जो कंट्रीज है ना, जैसे ताजिकिस्तान एंड कजाकिस्तान, यहाँ बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो इतने पाए नहीं जाते। जैसे ऑयल फील्ड्स हो गए और नेचुरल गैसेस हो गए, वो इतने यहाँ नहीं पाए जाते जितना ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। सो उनके जो इकोनॉमी है बेसिकली डिपेंड करती है जो भी वहाँ रिसोर्सेज जो पाए जाते हैं, और वो बेसिकली है वाटर, ठीक है। सो दिस इज द सी ऑफ एरल सी। इसमें आप ये सैटेलाइट पिक्चर है। इसमें 1977 में जो एरल सी है वो बहुत ही वाटर से फ्लडेड है, पूरा वाटर बहुत ही है। फिर 1989 में थोड़ा सा सूख गया। फिर 2006 में आप देखते हो कि ये मतलब थोड़ा सा बचा हुआ पानी, इसमें पूरा ही सूख गया है। और अब आप अगर देखोगे तो एरल सी डिजास्टर में अब ये मैप बना, ये जो सी आप देख सकते हो कि सी, मतलब आप सोचो कि हम लोग जो लेक बोलते हैं लेक सूख रहा है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है आप इसको देख के पता कर सकते हो कि जो बड़े बड़े सी है वो सूख जा रहे हैं। सो नेक्स्ट है तुम्हारा कि जो हम लोग देखेंगे कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है इन सेंट्रल एशिया वो क्या क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। सो इंडिया हैज अ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन सेंट्रल एशिया विच रेंज फ्रॉम काउंटर टेररिज्म टू एनर्जी रिसोर्सेज। सो इंडिया का जो इंटरेस्ट है सेंट्रल एशिया में वो बहुत बड़ा है। वो आप सिक्योरिटी रीजन देख लो, काउंटर टेररिज्म से देख लो, एनर्जी रिसोर्स देख लो, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत ही एनर्जी डिपेंडेंट कंट्री है। इंडिया का हम लोग बहुत सारे जो अपना जो एनर्जी का जो फुलफिलमेंट करते हैं वो थ्रू पेट्रोलियम प्रोडक्ट करते हैं, नेचुरल गैसेस करते हैं। हम लोग बहुत सारा जो पेट्रोलियम है वो सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई और भी अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। तो इन सभी कारणों के कारण जो एनर्जी के कारण हम लोग को सेंट्रल एशिया के जो देश वो भी आप अगर देखोगे तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, नेचुरल गैसेस है, इन सभी रिसोर्सेज है वो बहुत ही रिच्ड है। सो दैट इज वाई वी हैव टू डील विद दिस नेशन, क्योंकि हम लोग को जो एनर्जी है वो रिक्वायरमेंट है और उसको ये सेंट्रल एशिया वाली कंट्रीज वो उसको फुलफिल कर सकते हैं। सो इंडिया हैज अ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन सेंट्रल एशिया which is range from counter-terrorism to energy resources and which give it a stake in preventing the escalation of the fight. So that is why India को worry करना है कि ये जो fight हो रहा है between the ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान वो बहुत ही जल्दी सॉर्ट हो जाए, बहुत ही जल्दी उसको ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि आप अगर देखोगे तो ताजिकिस्तान में जो सिविल वॉर हुई थी 1990 में, उसमें बहुत सारे जो रेडिकल जो इस्लामिस्ट ग्रुप थे उन्होंने उसको बहुत सारे जो ताजिकिस्तान के जो एरियाज उसको कवर कर लिया था। और उसके बाद जो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस था ताजिकिस्तान नेशन में वो बहुत ही घट गया था, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट वहाँ अगर रूल करेगी तो गवर्नमेंट के रिलेशन अच्छे होते हैं, लेकिन अगर वहाँ इस्लामिस्ट ग्रुप है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहाँ उनका रूल इस्टेब्लिश हो गया तो फिर गवर्नमेंट एंड जो टेररिस्ट जो ग्रुप्स है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही हेल्दी नहीं होता, और इसके कारण बहुत सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं। क्योंकि हम लोग जो है वो अपना जो फंडिंग है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे सकते हैं। हम लोग गवर्नमेंट को फंडिंग करते हैं कि वो अपना जो देश है उसको डेवलपमेंट करें। सो ऑलरेडी इंडिया हैज़ टू काउंटर चाइनीज एंड पाकिस्तान स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया। सो आप जैसे जानते हो कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही ट्राई कर रहे हैं टू इन्फ्लुएंस दिस सेंट्रल एशिया कंट्रीज, ठीक है। क्योंकि अगर चाइना को देखेंगे तो वो भी बहुत अपनी एनर्जी के लिए अदर नेशन पर डिपेंडेंट है,
जैसे वो भी अरबियन कंट्री से बहुत सारे जो क्रूड ऑयल है उसको परचेज करता है। सो चाइना भी बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू सेंट्रल एशिया की जितनी भी कंट्रीज है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो हम लोगों ने भी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को लॉन्च करा है। सो इंडिया को वॉरी करना है क्योंकि जो चाइनीज प्रेजेंस है और पाकिस्तान जो प्रेजेंस है उसको रोकना, और पाकिस्तान का प्रेजेंस क्यों, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्रीज है, और ये जो कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान जो कंट्रीज है ये भी इस्लामिक कंट्रीज है। सो इसके लिए हम लोग को इनके जो प्रेजेंस है उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। और आप अगर देखोगे तो यूएस और रशिया ये जो डोमिनेंट पावर है इन द रीजन जो सेंट्रल एशिया में, वो इंडिया को हेल्प करते हैं कि वो अपना जो डोमिनेंस है वो इन कंट्रीज में बढ़ाए, क्योंकि जो इंडिया है वो सॉफ्ट पावर है, वो आर्म्स एम्यूनेशन इससे हेल्प नहीं करता, वो बिल्डिंग्स बनाता है। अफगानिस्तान में आप अगर देखो तो हम लोग ने उनको पार्लियामेंट बना करके दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके दिया है। हम लोग आर्म्स सप्लाई नहीं करते, हम लोग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको जितने भी जो बेसिक नीड्स होते हैं उनको देखते हैं कि वो डेवलप कर सके, ठीक है। So in the case of present conflict, India probably will have to play a balancing role, and both are involved in the parties having the important for the India's foreign policy in the region. So जितने भी जो दो पार्टीज है कजाकिस्तान तजाकिस्तान, दोनों पार्टी इंपॉर्टेंट रखते हैं फॉर द इंडियन फॉरेन पॉलिसी व्हेन इट कम टू सेंट्रल एशिया। एंड तजाकिस्तान आपको आप देखोगे तो तजाकिस्तान पहला कंट्री था जिसने इंडिया को ओवरसीज मिलिट्री बेस दिया था, जो कि आप अगर देखोगे तो ये फारखोर में इंडिया का जो एयरफोर्स बेस है वो तजाकिस्तान में है, और ये बहुत ही अपने जो सिक्योरिटी रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सो द बेस अलाउ प्रॉक्सिमिटी टू इवेंट्स अपहोल्डिंग द अफगानिस्तान बट ऑल्सो चेक पाकिस्तान एक्टिविटीज। सो ये जो एयरबेस जो तजिकिस्तान में है वो हम लोग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चेक करता है जो एक्टिविटी हम लोग पाकिस्तान की जो आर्मी है और फिर अफगानिस्तान में जो भी हो रही है। सो इन सभी एक्टिविटी को हम लोग को चेक करने के लिए जो एयरबेस तजिकिस्तान ने दिया है वो वन ऑफ द फर्स्ट नेशन है। और अदर हैंड में आप अगर देखो तो कजाकिस्तान भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए, क्योंकि इंडिया और कजाकिस्तान में बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं। और हाल ही में अप्रैल 16 में हम लोग ने खंजर जो एक्सरसाइज उसको किया था, ठीक है। ये कजाकिस्तान एंड इंडिया के जो फोर्सेस है उन्होंने ये मिलिट्री एक्सरसाइज करा था। सो नाउ विद द मोर स्टेक इन सेंट्रल एशिया, our deterioration of the present dispute would put damper of India's connect Central Asia policy. So अगर ये conflict अगर ongoing होगा between these two countries, तो इंडिया का जो पॉलिसी है टू कनेक्ट दी सेंट्रल एशिया वो उसमें बहुत सारे अड़चन आएंगे, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट होगा तो यहाँ जो एरिया होगा उसमें जो पीस होगी वो नहीं होगी, तो जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा बनाना होगा वो बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पाएगी। इंडिया गवर्नमेंट ने जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को जो प्रपोज करा है उसमें जो सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज हैं उनका बहुत ही ग्रेटर रोल है, ठीक है। सो नाउ वी विल सी कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशिया फॉर इंडिया। सो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस अगर आप अगर देखोगे तो जैसे मैंने बोला कि सिक्योरिटी रीजन से, एनर्जी और इकोनॉमिक रीजन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो सेंट्रल एशिया आप अगर देखोगे तो ये एक्ट करता है एज अ लैंड ब्रिज बिटवीन द एशिया एंड यूरोप कंट्रीज, जो कि जियो पॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर इंडिया। और आप अगर देखोगे तो इंडिया ने एस्टैब्लिश करा है सेंट्रल एशिया के साथ सेंट्रल एशिया डायलॉग, और इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर बात की जाती है। और आप अगर सेंट्रल एशिया को देखोगे तो बहुत ही जो नेचुरली रिच रीजन है, यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड, सिल्वर, कोल, यूरेनियम। सो ये सभी जो एनर्जी रिच है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज में पाई जाती हैं, उसको इंडिया एक्सेस कर सकती है थ्रू दिस नेशन। एंड ये जो आप यहाँ के जो एरियाज को आप अगर देखोगे तो वो बहुत ही बैरन लैंड है, ठीक है। सो इस बैरन लैंड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू हम कल्टिवेशन ऑफ पल्सेस, ठीक है। और ईस्ट वेस्ट जो ट्रांस ड्यूरेशन ट्रांजिट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें सेंट्रल एशिया के कंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इंडिया का इनिशिएटिव जो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसको हम लोग देखेंगे तो जिसे इंडिया ने एस्टैब्लिश करा है इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, और इसमें हम लोग जो सेंट्रल एशिया के साथ मिलकर बात करते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए बिटवीन दिस इंडिया एंड सेंट्रल एशिया कंट्रीज। और इंडिया ने जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को एस्टैब्लिश किया है वो बेसिकली एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है,
जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 2000 में इन द सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रशिया में लोकेटेड है। और इसमें क्या क्या गया, लगभग बहुत सारे जो नेशंस हैं, जो सेंट्रल एशिया के नेशन है, जैसे अजरबैजान है, आर्मेनिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया, बुल्गारिया, सो इन सभी कंट्रीज को ऐड करने की बात की गई है इसमें। और ये मल्टी मोडल जो ट्रांजिट कॉरिडोर है, इसमें बहुत सारे जो शिप है, शिप, रेल एंड रोड रूट्स है, ठीक है, जो कि लगभग 72,000 किलोमीटर लंबी है। और ये कनेक्ट कर रही है इंडियन ओशियन एंड पर्शियन गल्फ, जो कि और कैस्पियन सी। सो ये जो बहुत बड़ी जो एरियाज है उसको एलिमिनेट करने का काम कर रही है, ठीक है। सो आप इस रूट में आप देख सकते हो मैप में कि ये जो स्टैंडर्ड रूट है, मान लो को हमको कोई चीज़ अगर सेंट पीटर्सबर्ग भेजना है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मुंबई से यहाँ पोर्ट, यहाँ से होगा अरबियन सी से होते हुए, रेड सी से होते हुए, मेडिटेरियन सी से होते हुए, नॉर्थ सी से होते हुए, फिर यहाँ बाल्टिक सी से होते हुए, फिर यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग जाना होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग का जो बहुत ही खर्चा बहुत ही ज़्यादा होता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन अगर हम इंडिया से यहाँ अगर बंदरअब्बास, जो कि ईरान का पोर्ट है, वहाँ से जाकर के फिर अजरबैजान में, फिर मॉस्को, फिर सेंट पीटर्सबर्ग भेजेंगे, तो ये जो हो जाएगा वो शॉर्टेस्ट रूट हो जाएगा। और इसमें हम लोग का जो टाइम कंज्यूम हो जाएगा वो हाल्फ हो जाएगा। और जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो पैसा खर्च होता है इतने बड़े लंबे एरिया को कवर करने का, वो भी कॉस्ट खत्म हो जाएगा। तो टाइम प्लस मनी, ये दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। So thanks for watching us, and you can subscribe our channel, Birsas Academy. So thank you.